नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान 11 रसोइयों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालय की रसोई में जलता चूल्हा केवल भोजन ही पकाता बल्कि लाखों बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य को ऊर्जा देता है। अपने श्रम और मंतव्य से इस जिम्मेदारी को निभाने वाली रसोइया माताएं बहनें पीएम पोषण योजना की वास्तविक आधार शक्ति हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्मयोगी रसोइयों के सम्मान के साथ प्रदेश की 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि सम्मान से स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र की सुरक्षा तक की यह पहल रसोइयों के श्रम के प्रति सरकार की कृतज्ञता और उनके सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही आज 23 अगस्त को जनपद और तहसील स्तर पर भी रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य पीएम पोषण योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रसोइयों के योगदान को सार्वजनिक पहचान देना है। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1,000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2,000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3,000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। स्वाधीनता संग्राम सेनानी और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के 91वें बलिदान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान, साहस और देशभक्ति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों के योगदान और उनके आदर्शों पर चर्चा की गई। भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की आज पावन बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के
जनता जनार्दन की ओर से भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 अगस्त 1935 ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए गुलाब सिंह लोधी जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए भारत के तिरंगे को, जो समय स्वाधीनता का एक प्रतीक था, उसे इसी पार्क में लहराने का काम किया था। कायर ब्रिटिश सर ने गुलाब सिंह लोधी जी के इस पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए, लेकिन भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने इस संबंध में परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाएं त्योहार के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपने घर पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की को सक्रिय रखने और प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में उन्होंने प्रदेश में जलभराव, बाढ़ की स्थिति, रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था, चीनी की उपलब्धता, आगामी गन्ना पेराई सत्र और विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मद्देनजर बस चालकों की जांच और निगरानी के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे का सेवन करने वाले किसी भी चालक को बस चलाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि ऑटो और टैक्सी चालकों का भी सत्यापन सुनिश्चित करते हुए महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बयान के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के चीनी मिलों में वर्तमान में 179 लाख कुंतल से अधिक चीनी का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों ने जून और जुलाई में 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की है। मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि जून और जुलाई में चीनी मिलों द्वारा बेची गई 235 लाख कुंतल चीनी में से अधिकांश अभी भी खुले बाजार में उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलों का संचालन 15 अक्टूबर से शुरू किया जाए। और सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि चीनी की कमी की बात कहकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चीनी की कालाबाजारी करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक का चीनी भंडार नहीं रख सकेगा और एक समय में 400 टन से अधिक चीनी का भंडारण भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रति माह 10 मीट्रिक टन चीनी का खपत करने वाले थोक उपभोक्ता भी 15 दिन से अधिक का भंडार नहीं रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें भी अपने मासिक कोटे के तहत बेची गई चीनी को बिक्री की तारीख से 7 दिन से अधिक समय तक गोदाम में नहीं रखेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर और खुदकुशी के मामले में नया खुलासा हुआ है। पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन तुलिका की गोली मारकर हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले बैंक अफसर मानस को सीतापुर के एक अधिवक्ता ने असले उपलब्ध कराए थे। बैंक के काम के सिलसिले में मानस का उससे मुलाकात हुई थी और पुलिस अधिवक्ता से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि मानस ने इन असलों के लिए कितनी रकम खर्च की थी। डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा के मुताबिक तहरीर मिलती है तो मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि मानस और अधिवक्ता में दोस्ती हो गई थी। मानस के विविध मामले भी वही अधिवक्ता देख रहा था और पुलिस टीम ने उसकी
जानकीपुरम स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में मानस के सहयोगियों से बात की तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। अधिवक्ता ने वारदात से कितने घंटे पहले मानस को असले उपलब्ध कराए थे, पुलिस यह भी छानबीन कर रही है कि अधिवक्ता ने खुद असले लाकर दिए थे या फिर किसी तस्कर से मानस की मुलाकात कराई थी। मानस ने हत्या और आत्महत्या में किस असले का इस्तेमाल किया था, इसके बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है। में 12:15 के लगभग गुमतीनगर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के सामने एक युवती को गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल जो महिला थी उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। जब इसी के ही थोड़ी देर बाद घुसड़िया गुमतीनगर थाना क्षेत्र में घुसड़िया चौराहे से भी एक व्यक्ति के द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहां पे घटना को अटेंड किया गया तो ये वेरीफाई हुआ कि ये जो प्रथम घटना हुई थी उसमें जो महिला को गोली मारी थी उनके पति के द्वारा ही वहां पर अपनी बहन की हत्या करके खुद को भी गोली मार दी गई। इनके द्वारा जब वहां पर चेक किया गया तो मृतक जो प्रति हैं मानव वाजपेयी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी अपना लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड को लेते हुए कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी पूरी सभी जितने भी शव हैं उनके पोस्टमार्टम करा के आगे की वैधानिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में जनपद गाजियाबाद, सिहानी गेट थाना तथा नगर जोन स्वाट और सर्विलांस पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 2 कान के टॉपस और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला टेम्पो बरामद किया है। नंदग्राम सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट और सर्विलांस टीम, नगर जोन और सिहानी गेट थाना पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में पुलिस टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया और खुद को गिरता देखा आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तलाशी के दौरान 2 कान के टॉपस भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने टप्पेबाजी की वारदात से संबंधित बताया है। आरोपी टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए टेम्पो का इस्तेमाल करते थे। बरामद टेम्पो को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आज दिनांक 22 अगस्त 2026 को स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन एवं थाना सिहानी गेट द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्ति 3 पहिया ऑटो पे किसी घटना को कारित करने निकले हैं। उस सूचना के आधार पर चेकिंग कराते हुए एक संदिग्ध ऑटो आता हुआ दिखाई दिया, जिसे कि रुकने का इशारा दिया गया। उसमें सवार व्यक्ति ऑटो न रोक के वापस ऑटो लेके भागने लगे एवं ऑटो छोड़ के भागते भागते उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अभियुक्त मौके से अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गए। जिनके पैरों में गोली लगी है उन्होंने अपने नाम साकिर एवं पवन बताया है। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने पूर्व में कई टप्पेबाजी की घटना कर रखी है और उनके ऊपर पूर्व से आपराधिक इतिहास दर्ज है। अभियुक्त के पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस व 2 कान के टॉप्स एवं वारदात में प्रयोग की जाने वाली टेम्पो बरामद की गई है। घायल अभियुक्तों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक अनुपयोगी कुएं में उतरे 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने जानकारी दी। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी चंद्र कुमार गर्ग ने आशंका जताई कि शाहबगंज थाना क्षेत्र के किड़हरा गांव में यह घटना जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई होगी। चकिया के पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मृतकों की पहचान किड़हरा गाँव निवासी 35 वर्षीय जमाल और 18 वर्षीय तौकीर आलम 18 वर्षीय के रूप में हुई है। जिलाधिकारी गर्ग ने बताया कि कुआं काफी पुराना था और लंबे समय से अनुपयोगी था और उन्होंने ये भी बताया कि कुएं में लगा सबमर्सिबल पंप खराब हो गया था, जिसे निकालने के लिए जमाल, तौकीर, आलम और शमशेर ने कुएं के ऊपर लगी पट्टियां हटाई और बारी बारी से अंदर उतरे। अधिकारी ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 4 लोगों को कुएं से बाहर निकाला और उस समय सभी बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने बताया कि 4 को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जमाल, तौकीर और आलम को मृत घोषित कर दिया, जबकि चौथे व्यक्ति का शमशेर का इलाज जारी है। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साहबगंज ब्लॉक में किड़हरा गांव में आज 3 लोगों की कुएं में उतरने से मृत्यु हो गई है। इसलिए हम लोग भी मौके पे आकर के स्थिति का जायज़ा ले रहे थे। उसमें प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि
कुएं में सबमर्सिबल ख़राब था, तो उसको ठीक करने के लिए एक ही परिवार के एक एक करके 3 लोग उतरे एंड या तो ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस के होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ है। इसमें हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में जितने भी ऐसे हमारे ढके हुए कुएं हैं, इसको लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग पूरे जनपद में चलाएंगे ताकि ऐसी घटना कहीं और घटित ना हो। बाकी परिवार के जो तीनों लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको मॉर्चरी ले जाया गया, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक और व्यक्ति है जो मूर्छित हुए थे, उनका इलाज ज़िला अस्पताल में अभी चल रहा है एंड हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा परिवार के साथ में। जो भी सरकारी स्कीम्स के माध्यम से जो भी हम इनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो भी हम लोग पूरा सुनिश्चित करेंगे। एंड यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार सुबह से मेरठ में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज समेत 40 से अधिक शहरों में बादल छाए हुए हैं। गोरखपुर सहित बाकी जिलों में तेज धूप है और शाहजहांपुर में रविवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। अगस्त के महीने में घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। उधर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 92 गांवों में फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। 26 गांव टापू बन गए हैं। इन्हें दूसरे गांवों से जोड़ने वाले रास्ते भी जलमग्न हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नावों और मोटर बोटों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दारागंज घाट की सीढ़ियां जलमग्न होने की वजह से मजबूरी में सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। कानपुर में भी गंगा के साथ साथ पांडु नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुसने से 2000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 58 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।